Bismillahirrahmanirrahim. Last time we discussed this process C, which is the cooling and dehumidification process, and which is the practical process that is performed in summer season for creating thermal comfort inside the room. इसकी एनालिसिस हमने की थी, मैथमेटिकल इक्वेशन निकाले थे, फिर वो जो हीट रिजेक्ट करती थी एयर इस प्रोसेस के दौरान उसको स्प्लिट किया था हमने सेंसिबल और लेटेंट हीट में। और फिर हमने डिस्कशन की थी कि उस सेंसिबल और लेटेंट हीट को आप दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, आइदर मैथमेटिकली थ्रू द इक्वेशंस, which equation are these. This one is the latent heat equation and this one is the sensible heat equation. And then we define a parameter known as the sensible heat factor, and we also discuss the method of uh, finding out the sensible heat factor if the process is already plotted on the psychrometric chart. And the procedure that we discussed in the last lecture was that uh, first, if let's say the process is already drawn on the psychrometric chart, then you only need to select a line parallel to the given drawn process line on the psychrometric chart from this protector. So whatever digit this that line will be showing, that will be actually the sensible heat factor for that process. और सिमिलरली हमने ये डिस्कशन भी की थी कि जो लेट से आपके पास इनिशियल पॉइंट गिवन हो और किसी प्रोसेस का सेंसिबल हीट फैक्टर आपको गिवन हो, तो आप उस इनिशियल पॉइंट से प्रोसेस लाइन की डायरेक्शन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Okay, so this was the discussion relevant to the cooling and dehumidification process that we discussed last time. Now, the second or the new process, that is process D. The name is the heating and humidification process. Now, to analyze this process, जी जी सर जी सर, जो हम सर सेंसिबल हीट फैक्टर फाइंड करना चाहते हैं सर, हमारे पास तो हॉट फॉर्म में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम किस तरह फाइंड करेंगे इसके लिए? क्या नहीं है? हॉट फॉर्म में सर कोई चीज तो नहीं है ना? क्या मतलब हम हार्ट सारे फॉर्म से में कोई? सर इसके लिए जो पैरेलल लाइन ड्रा करना है ना, किस तरह ड्रा हाँ, करेंगे? वो तो साफ फॉर्म में स्लैट में सिर्फ। अच्छा एक मिनट, उसको मैं अभी समझाता हूँ, ठीक है। ये पेंट फाइल पर मैं साइकोमेट्रिक चार्ट को पेस्ट करता हूँ और फिर उधर से समझाता हूँ। सही है सर। 1 मिनट। तो और दूसरा सर यही है सर कि बाईपास फैक्टर में जो सर आपने जो टी डी स्मॉल लिखा है सर, वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है या ड्राइबल टेम्परेचर है? वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर ही होगा। टी डी स्मॉल अभी वो देख लेते हैं कि आप किस सिंबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेट मी आंसर सही है सर। योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन वी विल रेफर टू द सेकंड क्वेश्चन। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। ये पेंट फाइल स्क्रीन पर आ रहे हैं आपके साथ? जी सर, सर शेयर आ हो गया गया। सर। अच्छा, so your question was that how we will find the sensible heat factor if the process is already drawn on a psychrometric chart. So let's say the process that we want to find, or for the process for which we want to find the sensible heat factor is like this. ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। ये मैं अप एंड डाउन इस तरह बिल्कुल सही स्ट्रेट लाइन मैनुअली मैं नहीं बना सकता, ठीक है। तो इसको आप इज्यूम कर दे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो अब आपका काम क्या है? ये काम आप लोगों ने ऑलरेडी उसमें भी किया है, जो ड्राइंग की थ्योरी या लैब कोर्स आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी है। यू जस्ट नीड टू यूज द सेट स्क्वायर कम्बिनेशन, या उस तरह का आपने काम करना है, या रूलर यूज करने हैं, ठीक है। तो आपने क्या काम करना है? ये पैरेलल लाइन है ना,
तो इसमें अगर आप देख ले, ये मुख्तलिफ लाइंस इस तरह से बनी होती है, लेकिन ये इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं ना, तो बास प्रोटेक्टर में ये बिल्कुल इस एच के साथ इंटरसेक्ट होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो आपने क्या काम करना है, इसमें से वो लाइन चूज करनी है जो इसके बिल्कुल पैरेलल में हो। तो आप अगर अंदाजे से भी बता दे या देख ले, तो इसकी सिमिलरिटीज इस रीजन में बनती है। इस तरह अगर लाइन है, आप कंपेयर कर ले, अगर परफेक्ट आपने लेनी है तो आप वो सेट स्क्वायर और वो कॉम्बिनेशन करके एक को स्लाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो ग्रीन लाइन ये बनी है, एक की बेस ये यहाँ पर मैं सेट स्क्वायर रख दूंगा, और दूसरा स्लाइड करूंगा, तो जब स्लाइड करूंगा तो जिस पॉइंट से भी वो गुजर रहा हो उस एज से आप लाइन ड्रा कर ले, या वो जब एज इस लाइन के साथ दूसरे सेट स्क्वायर की इंटरसेक्ट हो जाए तो ये पॉइंट उसका सेंसिबल हीट वेक्टर बन जाएगा 0.5। ठीक है ना। मेरा पॉइंट ये है सर कि ये इसको प्रिंट करना होगा सर, क्योंकि ये तो स्लेट पे हम नहीं कर सकते ना। अच्छा, आपका पॉइंट ये है कि ये तो आपके पास सॉफ्ट में अवेलेबल है, तो इसको सर मैंने प्रिंट करना है, तो आप बेजरूरी है आप प्रिंट करेंगे ना, इस तरह तो नहीं है। आप यस सर, अभी क्योंकि आप, इसमें तो नहीं हो सकता स्लेट। हाँ, तो आप अभी आपके जो क्विजेज हैं ना, उसमें से भी इसकी यूज आएगी एक क्विज में साइकोमेट्री से रिलेवेंट। तो आप प्रिंट अच्छा, करते हैं या ऑनलाइन करते हैं, मैं आपको क्विज दूंगा, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो खुद से आप फिर एडजस्ट कर ले। सही है सर। ठीक है। यही हाँ, मैं पूछ बाकी रहा था सर जी। अच्छा, बाकी आपके तरीका जो भी है वो मैंने, अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन आपका जो है वो क्या था, वो आप थोड़ा सा बता दें बाईपास मुझे। फैक्टर सर, बाईपास बाईपास फैक्टर में पे, सर आपने सर कभी आपने सर स्मॉल लेटर से लिखा है टीडी, और कभी ये ड्राइबल टेम्परेचर है सर या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है? इसमें डिफरेंट टेम्परेचर इन्वॉल्व है। ठीक है, ये देख लेना, ये फिगर में इधर उसमें पेस्ट करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। ये है, इससे हमने बाईपास फैक्टर निकाली हुई है। तो इसमें आप देख ले, TD1 इनकमिंग ईयर की टेम्परेचर है, TD3 इस कॉइल की टेम्परेचर है, और TD2 आउट गोइंग ईयर की टेम्परेचर है। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ये नहीं है, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ द ईयर है, और TD3 ठीक सरफेस है सर, टेम्परेचर क्योंकि ऑफ ड्यू द पॉइंट, कॉइल है। जी। सर जी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं ना, तो इस वजह से मैं कंफ्यूज हो हाँ, गया ये ड्राइबल ये टेम्परेचर। आपके बुक में जो सिंबल है ना, वो बाज़ औक़ात यहाँ पर स्लाइड पर जो मैंने शो किए उनके साथ उसकी सिमिलरिटीज कभी बन जाती है, कभी नहीं बनती। ठीक है, तो यस ये सर। जो TD3 है, दिस इज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ, इसको इफेक्टिव सरफेस टेम्परेचर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जी TD3 इस सर। कॉइल की टेम्परेचर है, और इनकमिंग ईयर की ड्राई बल्ब टेम्परेचर TD1 है, और आउट गोइंग ईयर की ड्राई बल्ब टेम्परेचर TD2 सही, थैंक यू है। सर। Uh, so, what we discussed last time was the analysis of cooling and dehumidification process. Now, the discussion is relevant with the another process which is known as heating and humidification process. And for that, I will first paste this figure uh, on that paint file, and we will discuss that what will happen in this process. So, no, the process name is, what is the process name? It is and heating and what? हीट एंड ह्यूमिडिफिकेशन में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म से इसको डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है ना, ह्यूमिडिफिकेशन ये है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, जब ये प्रोसेस आप करेंगे ईयर के ऊपर, बता दे क्या इफेक्ट आएगी। हीटिंग से क्या ह्यूमिडिटी ऐड होगा, होगी सर, और साथ में टेम्परेचर बढ़ता है सर, आउटलेट टेम्परेचर की बढ़ेगा, और इसका क्या इफेक्ट आएगा ह्यूमिडिफिकेशन का, टेम्परेचर बढ़ जाएगी सर। और ह्यूमिडिफिकेशन का क्या इफेक्ट आएगा।
ह्यूमिडिटी मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा सर, सैचुरेटेड अच्छा, हीट होता है। so let's say we have initial point this, and we want to draw the process for heating and humidification process. And my question is that in which region the final point of the year will be lying on this psychometric chart. So this is the initial humidity level, and this is the initial temperature. Now in the heating, always the temperature will increase, so the final point will lie on the right side of this vertical line. Okay, and in humidification the specific humidity omega will increase. So this horizontal green line is the initial specific humidity. So after the humidification process, the final state of the air will be such that the specific humidity at that point will be higher as compared to initial humidity. So this region is actually the region bounded by this yellow line. top पर इस horizontal line से upward और इस yellow line के right side पर इसका final state रह सकता है, इधर भी आ सकता है, उधर भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि इस हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस के दौरान आपने सेंसिबल हीट कितनी प्रोवाइड की है और लेटेंट हीट आपने कितना प्रोवाइड किया हुआ है, तो उस हिसाब से ये लाइन की स्लोप बढ़ती जाएगी। अगर सेंसिबल हीट ज़्यादा ऐड की है और लेटेंट हीट कम है तो इसकी स्लोप इस लाइन की वो कम हो जाएगी। अगर सेंसिबल की निस्बत लेटेंट हीट ज़्यादा है तो लाइन की स्लोप बढ़ जाएगी, लाइन आपके पास इस तरह आएगा। बिकॉज the only humidification process on the psychometric chart is a vertical line. So if you are adding more humidity, the process line will be coinciding or going near to that only or only humidification process line. तो जितनी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी बनिस्बत सेंसिबल हीट की, ये लाइन इस रेड लाइन के करीब होती जाएगी। अगर सेंसिबल हीट आप ज्यादा ऐड कर रहे हैं तो ये ग्रीन लाइन दिस विल बी गोइंग टुवर्ड दिस हॉरिजॉन्टल ग्रीन लाइन। ठीक है, डिपेंड करता है कि मॉइस्चर कंटेंट कितना ऐड आप कर रहे हैं और इसके अंदर हीट सॉरी जो सेंसिबल हीट है वो कितनी आप ऐड कर रहे हैं। सो कहने का मतलब ये है कि इनिशियल पॉइंट से जो है आपके पास इस रीजन के अंदर फाइनल स्टेट आएगा इस प्रोसेस के लिए। ठीक है, so the sensible heat will be added as well as the latent heat will be added, and after the process which is done the temperature will be high and the humidity level will increase. Now keeping this thing in mind, we can point out the application of this heating and humidification process regarding the thermal comfort. So if you look at season-wise changes regarding our country, you know that in summer season the temperature is very high and the humidity level is also very high. So your focus is to decrease the temperature and to decrease the humidity level. So that is not possible with this process. But in winter season the temperature is very low as well as the humidity level is also very low. So this process can be performed in winter season to achieve the thermal comfort because your focus is to minimize the heat transfer from the human body to the air that is present inside the room. So what you will do, you will actually increase the temperature of the air and the humidity level. So the mode of heat transfer due to temperature difference, which are the conduction, convection, and radiation mode, will become slow because the surrounding temperature will be high as compared to the human body, or it will be at such level at which the heat transfer from the human body will not create a thermal discomfort.
Similarly, the humidity level is increased with this process, so the transfer of the sweat from the body or the evaporation of the sweat from the body will decrease. As a result, the heat transfer, the latent heat transfer through the evaporation of sweat from the body will decrease, and the thermal comfort will be favored through this humidification. So its application regarding the thermal comfort lies in the winter season. Now, the question arises how we will perform this process. There are two ways. The first one is, let's say we inject a steam inside the room. Now, the steam is, you know, that is at a high temperature. So when the steam is injected inside the room, the temperature of the steam is high as compared to the temperature of the air. As a result, the air temperature will increase. Also, the steam is actually the state of the water in a gaseous form. So when you are adding the water content to the air, once the air absorbs it, its specific humidity level will increase. So two things will happen: the temperature will increase and the specific humidity will increase. The picture which is shown on this paint file, which is this picture, you can see that the incoming air first passes through the heating coil in which the air is heated, and then the water is sprayed through the nozzle. So the water is added as well as the heat is given to the air. So the outgoing air from this duct will be at high temperature and at high humidity level. Now, why this heating is done separately and then the water is added? There is another trick involved in it. Last time we discussed that in the sensible heating process, when you are sensibly heating the air, the relative humidity of the air is decreasing. So when the relative humidity of the air decreases, it means that the moisture, more moisture content can be added to the air. वो हमने, या यहाँ पर भी मैं आपको बता सकता हूँ कि लेट्स से हमारे पास इनिशियल पॉइंट ये है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला, और इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर मैं रीड कर दूं तो दैट इज 50%। ये आप देख सकते हैं, या इसको मैं जूम कर दूं? अब ठीक हो गया सर। अच्छा एक मिनट, इसको मैं अभी सही करूं। वो ये है, ठीक है, और इसको मैं सेंसिबली हीट कर दूं, तो सेंसिबल हीटिंग में करूंगा तो ओरिजेंटल लाइन पर जब ये आएगी, लेट से यहां तक मैं हीट कर दूं, तो इस लाइन, इस पॉइंट से जो कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन गुजरती है, दैट इज एट 20% relative humidity, and the initial one is at 50% relative humidity. So once you add the once you heat the air, the relative humidity is decreased, then you can add more amount of the moisture content in that heated air, ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पर फिगर में पहले उसको हीट किया हुआ है और फिर वाटर या स्प्रे फॉर्म में उसके अंदर ऐड किया है, तो दोनों काम उससे हो चुके हैं, ठीक है। सो द फाइनल प्रोसेस लाइन विल बी लाइक दिस, ठीक है ना, इस तरह, या इसको थोड़ा सा कम यहाँ तक कर दें, अच्छा, या मैं इसको इसी पॉइंट तक ही ले आता हूँ। No, the initial point is O. The final point at which we are analyzing the air is D. The water is added through the nozzle and the air is heated over here. So we need to do two analysis, the energy balance and also the mass balance of water content. So if we do the mass balance for water, mass balance H2O में लिख देता हूँ, ठीक है, शॉर्टकट फॉर्म में।
No, the incoming air is coming with the specific humidity omega naught, and its mass of the dry air coming to this control volume is Ma. No, you know that the specific humidity is actually represented by omega, and it is mass of the water vapor to the mass of dry air. ये हमने डिस्कस किया है साइकोमेट्री के अंदर. And if you still don't remember its definition, you go through that slide because that will be also required in your quiz. ठीक है, और अभी तक आपको आना चाहिए. तो मैं इंटरेस्टेड हूँ इस अमाउंट के अंदर बिकॉज वी आर डूइंग द मास बैलेंस ऑफ वाटर, कि कितना आ रहा है, कितना कंट्रोल वॉल्यूम को आप दे रहे हैं और कितना उससे निकल रहा है. ठीक है, तो ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस एम ए को नीचे से कैंसिल करूंगा, तो यहां पर भी ये मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एम ए इधर आ जाएगा. उस एम ए को यहां पर भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा. ठीक है, नो वी आर इन अ पोजिशन टू फाइंड दिस एम वी. ये एम ए इस एम ए के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड एम वी विल बी एक्चुअली इक्वल टू एम ए ओमेगा. तो पॉइंट ओ के ऊपर कितना ऐड हो रहा है, तो हमारे पास ये ओमेगा नॉट हो जाएगा और इसके साथ एम ए आ जाएगा. इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप बता दें. हाँ सर, लो, ठीक है सर. अच्छा, दूसरा टर्म क्या आएगा, प्लस. किधर ऐड हो रहा है वाटर, यहां पर सिंपल हीटिंग हो रही है. कोई हीटिंग से आप ना मॉइस्चर रिमूव करते हैं ना ऐड करते हैं, क्योंकि आप हीट करेंगे तो एयर के अंदर अगर स्टीम फॉर्म में वाटर मौजूद है तो हीटिंग से वो मजीद गैसियस स्टेट या जो उसकी सुपर हीटिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो डिह्यूमिडिफाई नहीं हो सकता. ठीक है ना, तो यहां पर तो कुछ भी ऐड नहीं हो रहा. फिर उसके बाद एम डब्ल्यू अमाउंट आप नोजल के थ्रू यहां पर स्प्रे कर रहे हैं, तो एम डब्ल्यू अमाउंट यहां पर आ जाएगा. ये कंट्रोल वॉल्यूम को फीड हो रहा है. ठीक है, और निकल जो रहा है उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है हमारे पास, तो ये इक्वल का साइन मैं लगा दूंगा. द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट एम ए, एंड द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज ओमेगा डी. तो वो यहाँ पर ओमेगा डी भी आ जाएगा. इससे एम डब्ल्यू आप लेंगे तो एम डब्ल्यू की जो वो इक्वेशन है वो बन जाएगी, एम ए कॉमन निकल जाएगा और ये ओमेगा नॉट राइट साइड पर आप शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव साइन उसकी आ जाएगी. तो ओमेगा डी माइनस ओमेगा नॉट इसका इक्वेशन बन जाएगा. ठीक है, और इससे आप कितना अमाउंट आपने डाला है वाटर का, वो इस अमाउंट से फाइनल जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो चेंज हुई है. तो फाइनल से आप इनिशियल स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी माइनस करेंगे और इसके साथ मास फ्लो रेट ड्राई एयर की मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्चुअली वो अमाउंट आप इस कंट्रोल वॉल्यूम को दे रहे हैं. ठीक है, नो इफ वी कंसिडर इट्स एनर्जी बैलेंस, तो एनर्जी बैलेंस भी आप इसकी कर सकते हैं. ठीक है, और वो आप बताते जाएं कि किस तरह हम करेंगे, क्योंकि ये यही प्रोसीजर हमने लास्ट टाइम भी किया था. अच्छा, इनलेट पर कितनी एनर्जी आ रही है इस सिस्टम एम को, ए एच नॉट सर. एम ए एच नॉट, आगे बताओ. प्लस क्यू टी सर. क्यू एच और प्लस क्यू एच, और बताओ. प्लस वाटर आप दे रहे हैं तो वाटर की भी कुछ इंथैल्पी है, तो एम डब्ल्यू आ जाएगा. ठीक है, डब्ल्यू एच डब्ल्यू सर. एम डब्ल्यू एच डब्ल्यू, और राइट साइड पर एक ही टर्म आ जाएगा, एम ए एम ए इंटू इंटू एच डी. एच डी. तो इसमें आप क्या करेंगे, ये एम डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे जो अभी निकाली है हमने. ठीक है ना, और क्यू एच से फाइंड कर लेंगे, तो क्यू एच फाइंड करेंगे तो ये बाकी चीज़ें हमें उस साइड पर ले जानी पड़ेगी, और एम ए में कॉमन ले लूँगा उससे, तो ये एच डी आ जाएगा.
माइनस बताओ एच नॉट आ जाएगा, और एम डब्ल्यू बी नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, तो उसकी जगह मैं वो इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये वाला एम ए इंटू ओमेगा डी माइनस ओमेगा नॉट और इंटू एच डब्ल्यू, ये है। ठीक है ना। इसमें अगेन ये सेकंड टर्म हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज the specific humidity levels are very low, and this is, if you convert it into kg per kg of dry air, this will be again very low. This is given in gram of water vapor, ठीक है, divided by kg of dry air। ठीक है ना। क्योंकि अगर इसको मैं और भी कम कर दूं ना, इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर दूं और इसको इसको केजी में कन्वर्ट कर दूं, तो ये बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है। So the difference of two small values is very small. So if you compare this term with this term, then this term is very small and you can neglect it। ठीक है। तो आपके पास फाइनल इक्वेशन इसका ये बन जाएगा। So the mathematical way of finding this is ma into hd minus h naught, hw, sorry. Now we need to find the values of hd and h naught mathematically, and for that we we need to refer to the psychometry chapter, and we discussed this also last time। ठीक है। एच डी माइनस एच नॉट, सबसे पहले ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट हमारे पास 1.0216 है या जो भी है, उसके साथ ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, तो मैं टी डी बी टी लिख दूंगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है। और उसके बाद दूसरा पैरामीटर है 2501 इनटू ओमेगा, तो सॉरी ये वन में थोड़ा सा लिख दूंगा, इनटू ओमेगा। अब एच डी माइनस एच नॉट ये सिंगल एक इंथैल्पी की वैल्यू है, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं कि टी डी माइनस टी नॉट, ये लिख सकता हूं ना। हेलो। सर अच्छा, तो लेट्स से ये मैं टी डी लिख देता हूं और ये ओमेगा डी लिख देता हूं, दोबारा माइनस साइन के साथ आ जाएगा जो सेकंड टर्म है, दैट इज अगेन 1.02 इनटू टी डब्ल्यू या डी बी टी, और सबस्ट्रेट में आप डी लिख दे कैपिटल। ठीक है। और यहां पर डी बी टी में लिख दूंगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और सबस्क्रिप्ट में क्या आ जाएगा, ओ नॉट या ओ आ जाएगा। ठीक है। माइनस 2501 आ जाएगी इनटू ओमेगा नॉट। ये इक्वेशन आएगा या नहीं, इसमें अगर कंफ्यूजन है तो आप बता दें। ठीक है सर, ये आएगा। अच्छा, so now we can also divide this term into like this। ठीक है। एच डी माइनस एच नॉट, इसके साथ एक और टर्म लेट्स से एच टी एड भी मैं कर सकता हूं। टी सिंबल मैंने सिर्फ यूज किया, आप डब्ल्यू भी यूज कर सकते हैं, वी भी यूज कर सकते हैं, और सॉरी दूसरे के साथ नेगेटिव आ जाएगा, एच टी। सही है ना। और वो किस तरह से, लेट्स से
यहाँ पर मैं एक दूसरी साइकोमेट्रिक चार्ट अगर पेस्ट कर दूं, ये इनिशियल पॉइंट क्या था, आप बता दे एक स्टूडेंट, इज ओ नॉट या ओ, ठीक है, एंड द प्रोसेस लाइन इज लाइक दिस एंड दैट पॉइंट इज डी, ठीक है। यस सर। अच्छा, तो आपने करना क्या है कि इसकी इंथैल्पी आप फाइंड करें। इंथैल्पी फाइंड आप कर सकते हैं, इससे लाइन गुजारेंगे, दोनों एंड यहाँ पर एक डिजिट के साथ मैच होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह ये इंथैल्पी आप फाइंड कर लोगे और दोनों एंड मैच होने चाहिए, तो यहाँ पर 55 55 लेट से आ रहा है, और इसको मैं इस तरह भी डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। एक तीसरी लाइन में अगर इस तरह कर दूं, ये प्रोसीजर हमने लास्ट टाइम भी किया था, ठीक है ना। सर वाई आर, सेंसिबल। हाँ, वाई आर वी डूइंग दिस, बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट द सेंसिबल एंड लेटेंट हीट इन इट, ठीक है ना। तो इसकी इंथैल्पी भी मैं फाइंड कर सकता हूँ उसी प्रोसीजर से। एंड लेट्स से अभी जो हमने इसको इज्यूम किया है, दिस पॉइंट इज, लेट्स से टी, टी पॉइंट। तो अगर मैं एच टी, इस पैरामीटर के साथ हमारे पास क्या है, एच डी माइनस एच नॉट वैल्यू है ना, ये एच डी से ओ पॉइंट की इंथैल्पी हम माइनस करेंगे तो वो टोटल हीट आ जाएगी। इसके साथ में ये एच टी में ऐड भी कर रहा हूँ माइनस भी कर रहा हूँ, तो इसका कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा, फाइनल रिजल्ट एग्जैक्टली यही वैल्यू आ जाएगी। आएगी या नहीं, आएगी ना। आएगी सर। अच्छा यार, एक काम हमने गलत किया है, वो साइकोमेट्रिक चार्ट उन्हीं जो अभी हमने लिखा था उसके ऊपर आया है, तो मैं इसको दोबारा वो कर देता हूँ और फिर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, फिर लिखना पड़ेगा, let's say this is point O and this is the line, this is point D, and again we divide it into this is point T and this is the process direction। इसको इस फॉर्म में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप इंथैल्पी फाइंड कर लेंगे, दिस विल बी एच नॉट, और यहाँ से दूसरी इंथैल्पी आप फाइंड कर सकते हैं, दिस विल बी एच डी, और यहाँ पर भी आप इंथैल्पी फाइंड कर सकते हैं, दिस विल बी एच टी, ठीक है। नो, जब ये आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका रिजल्ट वही आएगा, ठीक है ना, एच डी माइनस एच नॉट आ जाएगा, ये आएगा ना। हेलो। यस सर। अच्छा, तो अगर इससे हम कुछ चीज़ें एक तरफ कर दें, और तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, माइनस एच टी, दिस इज डी पॉइंट, ये एक पैरामीटर है या एक टर्म है, एंड द सेकंड टर्म इज एच टी माइनस एच नॉट, ये दूसरा टर्म, ठीक है। नो, इसको अगर हम देख ले एच डी माइनस एच टी को, इस पैरामीटर को, ये कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, एच डी माइनस एच टी, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसको मैं अभी ग्रीन से रिप्लेस करता हूँ। एच डी माइनस एच टी किस टेम्परेचर पर है, एक टेम्परेचर पर है ना,
यस सर, लेटेंट हीट है सर। यस तो सर। इट विल रिप्रेजेंट द लेटेंट हीट, तो ये बन जाएगा क्यू एल। और ये क्या है, दिस इज एच टी माइनस एच नॉट, ये पैरामीटर, दिस इज एक्चुअली दिस वन, एच टी ये है, एच नॉट ये है। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी सेम है, एक लेवल पर है, ये लाइन मैंने बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनाई है, लेकिन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एक लेवल पर है, और टेम्परेचर चेंज हो रहा है 30 से ऑनवर्ड अप टू 43। ठीक है, तो दिस इज क्यू एस। ठीक है ना, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, एच डी माइनस एच टी की। एच डी माइनस एच टी अगर मैं कर दूं, तो ये इस तरह से बन जाएगा, ये डी था, ये मैं टी कर दूंगा यहां पर, और ये भी टी कर दूंगा, एच टी माइनस एच डी माइनस एच टी इस तरह बन जाएगा। तो अगर आप देख ले इसमें, डी और टी पॉइंट का जो टेम्परेचर है ड्राई बल्ब, वो एक ही टेम्परेचर पर है, डी और टी एक टेम्परेचर पर है ना, एक टेम्परेचर पर है जी या सर। नहीं है। अच्छा, तो ये माइनस साइन के साथ ठीक जो है। है ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, ये ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो बचेगा सिर्फ ये पैरामीटर बच जाएगा, 2501 इंटू ओमेगा डब्ल्यू डी माइनस। माइनस, ये डब्ल्यू नहीं है, ठीक है, इसका सिंबल मैं दोबारा आपको लिखवा देता हूँ, सर ओमेगा की सिंबल है, ठीक है, ओमेगा टी बन जाएगा। ये देख ले, ओमेगा चेंज है इस प्रोसेस के लिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0.018 है, और यहाँ पर उसकी वैल्यू है 0.011। ठीक है ना। अच्छा, और दूसरा अगर एच टी माइनस एच नाट में कर दूं, तो ये टी बन जाएगा, ये एच नाट बन जाएगा, तो ये टी बन जाएगा, ये भी टी बन जाएगा, और ये एच नाट बन जाएगा, और ये भी एच नाट बन जाएगा। तो अभी अगर हम देख ले, ओमेगा टी और ओमेगा नाट को हम कंपेयर कर ले, तो वो एक ही लेवल पर है। ओमेगा नाट जो जीरो है, ये दोनों एक ही वैल्यू पर है, तो ये 2501 वाली टर्म जो है दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और जो बचेगा हमारे पास सिर्फ ये बच जाएगा, 1.0216 है या जो भी है, टी डीवीटी इन सबस्क्रिप्ट आ जाएगा टी उसके साथ, माइनस यहाँ पर आ जाएगा टी नाट, मैं सिंपल वो लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है ना, तो ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, और यहाँ से डायरेक्टली आप साइकोमेट्रिक चार्ट से भी इसको रीड कर सकते हैं। And once you get the sensible and the latent heat for the process, you can find its sensible heat factor। किसके बराबर होता है ये, सेंसिबल हीट फैक्टर किसके बराबर है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू सेंसिबल हीट डिवाइड बाय डिवाइड बाय क्यू टोटल। ठीक है ना, तो ये इस तरह से आप फाइंड कर टोटल। लोगे। अच्छा, तो ये ऑलमोस्ट इस प्रोसेस की डिस्कशन हमने कर दिए, ये देख लेते हैं, और फिर उसके बाद ऑनवर्ड दो प्रोसेस और हैं, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लेट मी प्रेजेंट द स्लाइड, और उसमें फिर डिस्कशन करते हैं। अच्छा, ये है, ये शेयर हो गया, स्क्रीन पर कुछ नजर आ रहा है या नहीं। यस सर, आ रहा है सर, ये स्लाइड आ रहा अच्छा, है।
In this process, both the humidity and air temperature increases. This process is done by passing the moist air over the heating coil and then adding the water vapor to the air stream through the steam nozzle as shown in the figure. साइक्रोमेट्रिक चार्ट रिप्रेजेंटेशन इसकी इस तरह से होगी, ये हमने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। देन वी डिड द मास बैलेंस फॉर द वाटर, वो हमारे पास इस तरह से आया। फिर हमने एनर्जी बैलेंस से ये इक्वेशन निकाली, इसमें से ये टर्म हमने नेग्लेक्ट करके हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। फिर उसको हमने स्प्लिट किया और स्प्लिट फॉर्म में हमारे पास लेटेंट हीट इस फॉर्म में आ रही थी। इसमें एच एफ जी की जो वैल्यू है ना दैट इज 2501 है, और सीपीएम जो ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट है दैट इज 1.0216 इसकी वैल्यू है, तो वो आप ऐड करेंगे, साथ में मास फ्लो रेट भी आएगी, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर दिया। नो the second process or the next process is cooling and humidification process. इस प्रोसेस में क्या होगा इसको भी उधर से ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में क्या काम होगा? टेम्परेचर कम होगा और टेम्परेचर मॉइस्चर अमाउंट ज्यादा होगा। अच्छा, और ये प्रैक्टिकली आप लोग घरों में यूज करते हैं, ठीक है। किस इक्विपमेंट से करते हैं ये? किसी को पता है? रेफ्रिजरेशन से। रेफ्रिजरेशन, दैट इज कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। अच्छा, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और कूलिंग तो मैं सिंपल शॉर्ट टर्म में इसको लिख देता हूँ, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। दो काम हो रहे हैं, ह्यूमिडिटी, इस काम से ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज एक्चुअली, और इस काम से टेम्परेचर डिक्रीज होगा, द टेम्परेचर विल डिक्रीज। तो आप इनिशियल पॉइंट अगर आपको मिल जाए कि वो ये है, तो फाइनल टेम्परेचर ईयर का कम होगा तो लेफ्ट साइड पर आप जाएंगे, ठीक है। और ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो फाइनल ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है तो आप इस लाइन से ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर भी आ सकता है, इस रीजन के अंदर ये आ सकता है। द सेकंड thing that we need to keep in mind is that this is humidification process, and at the same time we are doing the cooling process. So you need to select the temperature of the source or the T source through which you are doing actually the cooling of the air. That temperature should be such that it should be at least higher than the dew point temperature of the air. इसकी समझ आ रही है आपको? हेलो, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से इसलिए हम कम रखेंगे ना, ज्यादा रखेंगे सोर्स की टेम्परेचर, ईयर की इनिशियल टेम्परेचर से सोर्स की टेम्परेचर तो कम आप रखेंगे, क्योंकि वो कम नहीं रखेंगे तो कूलिंग नहीं होगी। नहीं होगा सर। लेकिन वो सोर्स की टेम्परेचर आप इतना कम नहीं रखेंगे कि ईयर की इनिशियल पॉइंट पर जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है अगर उससे आप कम रखे तो मे बी ईयर के अंदर वो कूलिंग से जो मॉइस्चर कंटेंट है वो डिह्यूमिडिफाई हो जाए। बिकॉज अगर वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम हो तो वो सोर्स ईयर से एज वेल एज स्टीम से हीट लेगी, तो एक टाइम आ जाएगा कि उस स्टीम की ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्रॉस हो जाएगी और वो डिह्यूमिडिफाई हो जाएगा। लेकिन हम जो प्रोसेस कर रहे हैं दैट इज ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। तो आप क्या करेंगे कि सोर्स की टेम्परेचर, जिस सोर्स से आप ये प्रोसेस कर रहे हैं उसका टेम्परेचर एटलीस्ट ड्यू पॉइंट ऑफ द ईयर से उसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। तो अगर इस डायग्राम को आप देख ले जो यहां पर ड्रा हुई है,
सोर्स का टेम्परेचर ट्राइबल टेम्परेचर होगा या ड्यू सोर्स का टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा? सोर्स का टेम्परेचर ही होता है। जो ड्राइबल और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हम कहते हैं ना, वो ईयर की टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो टी एस, लेट्स से दिस इज द इनिशियल पॉइंट, इस इनिशियल पॉइंट पर इसकी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होगी, वो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप लेके आएंगे और आप इधर देखेंगे कि इसकी जो सिचुएशन पॉइंट है वो ये है, और सिचुएशन पॉइंट पर ये ईयर ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो होता है वो एक्चुअली उसकी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बन जाती है, ठीक है। तो ये इसकी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। तो जो टी सोर्स आप सेलेक्ट करेंगे ना, वो इस टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए और इस टेम्परेचर से वो कम होना चाहिए। तो इस रीजन के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं ये सेलेक्ट करता हूं, तो ये मेरा टी एस बन जाएगा। तो अगर अब हम कंपेयर करें ना टी एस, तो टी एस शुड बी at least greater than the TDBT due DPT, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से वो ज्यादा होना चाहिए। तो उस केस में जो सोर्स आप यूज करेंगे ना, उससे डिह्यूमिडिफिकेशन काज नहीं होगी, बल्कि अगर वाटर आप ऐड कर देना तो वो ह्यूमिडिटी बढ़ाएगी, वो वाटर उससे निकलेगी नहीं। समझ रहे हो ना? यस सर। ठीक है, अगर ये मैं उलट कर दूं तो फिर क्या होगा? अब ये सोर्स जो ईयर के अंदर वाटर वेपर है, ठीक है, वो कंडेंस हो जाएंगे और उससे पानी निकल जाएगा H2O, क्योंकि वो ईयर से भी हीट लेगा और उससे भी हीट लेगा, ठीक है ना, वाटर वेपर से भी, तो वो कंडेंस भी हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस टेम्परेचर को इस तरह से आपने कंसिडर करना है। कोई कंफ्यूजन है तो आप बता दें, नहीं है तो क्लियर है सर। अच्छा। तो आपने करना क्या है, इनकमिंग ईयर, अच्छा, और ये आप करते किस इक्विपमेंट से हैं? ये नॉर्मली समर सीजन में आप करते हैं, और वाटर कूलर जो आपका होता है उसमें एग्जैक्टली ये प्रोसेस होता है, ठीक है। उसमें आप क्या करते हैं, वाटर कूलर के बैक साइड पर वो स्ट्राज जो होते हैं ना, वुडन मटेरियल के या जो ग्रास होता है उसका बना होता है, और नीचे ट्रे होता है, ट्रे में पानी होता है, पानी के अंदर एक छोटा पंप लगा होता है जिसका काम ये होता है कि वो ट्रे से पानी ले ले और उस स्ट्रा के टॉप पोर्शन से उसको उस उससे निकल जाए उस ट्यूब से। तो जब उससे निकलेगी तो वो पानी नीचे आएगा स्ट्रास के थ्रू, और उस वाटर कूलर के अंदर बड़ा पंखा लगा होता है जिसका काम ये होता है कि उस स्ट्रा के क्रॉस फ्लो डायरेक्शन में ईयर को सर्कुलेट कर दे, ठीक है। तो जब ईयर उससे जाती है तो उस वाटर की टेम्परेचर वो कम होती है, जब ईयर उससे निकलती है क्रॉस फ्लो डायरेक्शन में तो ईयर की टेम्परेचर हाई होने की वजह से कुछ वाटर इवोपोरेट हो जाता है। और आपको पता है कि जब वाटर या कोई भी लिक्विड इवोपोरेट होता है तो उसको उसको रिक्वायर्ड होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि उसको थर्मल एनर्जी मिल जाए। तो वो थर्मल एनर्जी उसको एयर से मिल जाती है, कुछ पोर्शन में उसको अपने लिक्विड से भी मिल जाती है। एज ए रिजल्ट जब एयर उससे निकलती है तो जो वाटर इवोपोरेट होता है तो वो स्टीम फॉर्म में ईयर के अंदर चला जाता है, और इवोपोरेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड थी तो वो ईयर से ले लेता है। एज अ रिजल्ट ईयर की टेम्परेचर कम हो जाती है और वो उसकी ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब इस फिनोमेना से आपके पास समर सीजन में ईयर की टेम्परेचर तो ड्रॉप होगी, लेकिन एक दूसरा काम आएगा कि ईयर की ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ेगी। तो एक सोर्स से आपकी बॉडी से जो ट्रांसफर होती है हीट, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर ऑफ द ईयर, एंड द सेकंड सोर्स इज द ह्यूमिडिटी लेवल इन द ईयर। तो टेम्परेचर तो कम होगा, तो जो तीन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, इससे हीट ट्रांसफर एनहांस हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और आपकी बॉडी इजीली जो है वो हीट रिजेक्ट करेगी उस ईयर को। लेकिन जो दूसरा सोर्स है ह्यूमिडिटी लेवल वो बढ़ रहा है, तो थर्ड जो फोर्थ मोड है इवोपोरेशन से जो स्वेट आता है आपकी बॉडी के ऊपर,
और वो evaporate होता है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि the evaporation of the sweat from the body depend on the diffusion phenomena and that depend on the mass difference of that liquid. तो अगर ईयर के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी है तो उसके अंदर कैपेसिटी नहीं होगी कि वो अपने अंदर वो मजीद ह्यूमिडिटी ऐड कर ले। यही वजह है कि जब वाटर कूलर आप समर सीजन में कुछ महीनों में चलाते हैं तो ऑल दो ईयर की टेम्परेचर तो कम होगी लेकिन उससे कुछ महीनों में हब्स पड़ जाता है। खासकर जो जुलाई और अगस्त का महीना होता है जिसमें हम पुश्तों में उसको हम पशकाल का महीना कहते हैं, उसमें ये वाटर कूलर आपका सही काम नहीं करेगा, बल्कि बजाय इसके कि थर्मल कंफर्ट प्रोवाइड करे इससे डिस्कंफर्ट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि उस महीने में ईयर के अंदर ऑलरेडी ह्यूमिडिटी लेवल इतनी ज्यादा होती है कि ईयर जो है अपने अंदर मजीद ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, और अगर एब्जॉर्ब कर भी दे तो ये चौथा जो मोड है जो कि इफेक्टिव होता है उस महीने में, हीट ट्रांसफर रिजेक्शन फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, वो कम पड़ जाता है। और ये खास तौर पर आप लोगों ने महसूस किया होगा कि उस महीने में ज्यादातर आपके बदन के ऊपर पसीना ज्यादा देर तक रहता है और आपके कपड़े भी गीले होते हैं। वो वजह ये होती है कि ह्यूमिडिटी ईयर के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है, तो वो आपकी बॉडी से आसानी से जो स्वेट आता है आपकी बॉडी के ऊपर वो एवपोरेट नहीं होता। और यही वजह है कि उस सीजन में अगर बारिश हो जाए तो बजाय अगर टेम्परेचर उसका आप उस सीजन में देख ले तो टेम्परेचर काफी अच्छे पॉइंट पर होगा रिगार्डिंग द थर्मल कंफर्ट, लेकिन ह्यूमिडिटी लेवल इतनी हाई हो जाती है कि आप अगेन इन दैट सीजन आप थर्मल कंफर्ट फील नहीं कर सकते उसमें, ठीक है ना। तो दिस प्रोसेस इज एक्चुअली the practical representation of the process which is done inside water cooler। बारिश जी कभी कभार हो इस मौसम में सर वो धूप पैदा कर देती है, हाँ, मॉइस्चर का तो जैसा। हाँ एग्जैक्टली यही फिनोमेना होता है उसमें। सही है सर। अच्छा, any question regarding this, so you can ask, otherwise we should go toward next process। क्वेश्चन है? क्लियर है अच्छा, सब। द नेक्स्ट प्रोसेस दैट वी विल डिस्कस, मैं वो नाम बता देता हूँ और इधर ही एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, और फिर स्लाइड रीड कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है सर। अच्छा, अ, ये प्रोसेस है, इसका नाम अगर हम लिखे तो इसको देखकर आप बता दे दिस इज द इनिशियल पॉइंट। अब बता दे क्या हो रहा है। दो चीजें आपने देखनी है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज हो रहे तो ये बन जाएगा हीटिंग। और क्या है? सर ह्यूमिडिटी लेवल सेम है सर। सेम ह्यूमिडिटी किस तरह है? खुदा के बंदे ये देख लो, ये ह्यूमिडिटी सही है सर, कम हो रहा है। एंड डी ह्यूमिडिफिकेशन, यस सर। तो ये नाम है इसका। तो आप थोड़ा सा गौर करें कि आप एक प्रोसेस में हीटिंग भी करें और डी भी हो जाए, ये किस तरह पॉसिबल है? हीटिंग आप करेंगे तो स्टीम तो और सुपर हीट हो जाएगा, तो डी किस तरह से होगा? ये किस तरह पॉसिबल है? This is अगर possible हम because we are using a chemical substance that is known as hygroscopic material। स्टीम की अगर हम बात करते हैं तो स्टीम क्या होता है? ड्राई रीजन में होता है ना, टीएस डायग्राम में अगर आप देख ले यस सर। तो स्टीम इधर होगा ना, लिक्विड रीजन है, डोम है, और फिर उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर पर अगर ये स्टेट है आप स्टीम का, ये वाला, तो ये सुपर हीटेड रीजन में है ना। इसको डीह्यूमिडिफाई आप करेंगे या लिक्विड फॉर्म में लाएंगे तो आप क्या करेंगे, इससे ये हीट जो इस रीजन से ऑनवर्ड यहां तक जो हीट है ये आप निकालेंगे ना। यस सर, रिजेक्ट कर।
तो तभी जाके ये लिक्विड फॉर्म में या इस ईयर से निकलेगा। इस तरह है ना। यस सर। तो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल क्या करता है, दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम एंड इफ वी कंसीडर दिस प्रोसेस इज एडियाबेटिक, उसका मतलब क्या होगा कि ना इससे बाहर हीट जा सकती है ना इसको हीट मिल सकती है। ठीक है। तो क्या काम होगा कि जब इससे इस हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल से हम स्टीम निकालेंगे इस इनकमिंग ईयर से जो पॉइंट ओ पर आ रही है इस कंट्रोल वॉल्यूम को, तो वो जो स्टीम इससे निकलेगा, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल क्या करता है कि वो अपने अंदर इसको जज़ब कर देता है। जो सलीका जिला आपने उसमें देखा हो, वो बैग जो होता है, छोटा सा बैग जो जो मेडिसिन के बॉटल्स में होता है, ठीक है ना, वो उसमें क्यों रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं कि जब उस बॉटल का ढक्कन आप बंद करते हैं ना तो उसके अंदर कुछ ईयर क्लोज हो जाती है। तो उस ईयर के अंदर ह्यूमिडिटी होती है, वो ह्यूमिडिटी अगर आप उससे ना निकाले तो वो ह्यूमिडिटी उस ड्रग के साथ रिएक्ट करके उस ड्रग की प्रॉपर्टीज खराब कर देती है। तो आप क्या करते हैं, उसके अंदर सिलिका जेल आप रख दें, एक छोटा सा बैग होता है जिसमें छोटे छोटे दाने से होते हैं व्हाइट कलर के। तो वो क्या करता है कि उस क्लोज ईयर से वो मॉइस्चर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देता है। तो वो जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो वो उससे हीट निकालेगा, तभी वो एब्जॉर्ब करेगा। अब दिस प्रोसेस बीइंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस, इससे ना सराउंडिंग्स को हीट जा रही है ना सराउंडिंग से हीट इसको मिल रही है। तो क्या होगा कि जो हीट निकालेगा वो ईयर को, जब ईयर इससे गुजरेगी स्टीम निकलेगा इस पोर्शन में से यहां पर, तो वो हीट जो इसने निकाला हुआ है ये पूरा हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल गर्म हो जाएगा। तो वो गर्म हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल एक्चुअली ईयर को गर्म कर देगा, तो ईयर की टेम्परेचर भी बढ़ जाएगी, तो प्रोसेस और ह्यूमिडिटी लेवल भी डिक्रीज हो जाएगी, तो प्रोसेस लाइन आपका ये बन जाएगी। समझ रहे हो? हेलो, हेलो, जी सर। मेरी आवाज आ रही है आपको या नहीं आ यस रही? सर, तो आप कुछ आ बताया रही करें ना, आर यू गेटिंग द पॉइंट और यू आर कंफ्यूज? है सर, अभी थोड़ी सी क्लियर हो गया सर। थोड़ा सा नहीं, पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? थोड़ा सा क्या मतलब है? नोमांस सर्वर, आपको समझ आया है इसका? जवाद मीर, सैयद जावेद एंड जवाद, जी किसको सर। समझ आया? जवाद आप बता देना, ये इसमें क्या हो रहा है? ये आप हीट भी कर रहे हैं और डिह्यूमिडिफाई भी कर रहे हैं, ये किस तरह पॉसिबल है? सर ये जो है ये अपने आप में सर मॉइस्चर जो है एब्जॉर्ब कर रहा है सर। हाँ, तो क्या होगा इसका उससे? हीट इंक्रीज भी हो रहा है और मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है, डिह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है इस हाँ, प्रोसेस में। तो वो एब्जॉर्ब करेगा तो डिह्यूमिडिफिकेशन होगी, लेकिन इससे हीटिंग किस तरह से हो रही है? सर ये अभी एक्सप्लेन किया है ना, इसको हम एडियाबेटिक प्रोसेस कंसिडर कर रहे हैं कि इस डक्ट से ना बाहर हीट जा सकती है ना अंदर सराउंडिंग से आ सकती है। तो जब ये स्टीम एब्जॉर्ब करेगा तो ये हीट निकालेगा ना, ये पोर्शन। बिल्कुल। हाँ, तो ये हीट निकालेगा तो ये ना बाहर जा सकता है ये हीट। तो ये क्या करेगा, इस हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल की टेम्परेचर बढ़ा देगा। बिल्कुल सर, ये बढ़ाएगा या नहीं? तो जब बड़ा इसका है। टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इससे ईयर जा रही है क्रॉस फ्लो डायरेक्शन में, तो उस ईयर की टेम्परेचर इसकी निस्बत जो है वो कम है, तो वो उसकी टेम्परेचर बढ़ जाएगी इससे। यस सर। तो इसलिए वो हीट अप हो जाएगा और प्रोसेस लाइन आपका ये बन जाएगा जिस तरह ये रेड लाइन से शो किया है। अभी समझ अब गए हो? समझ आया सर। जी सर। और इससे पहले क्यों समझ नहीं आया था? सर इसमें सर ड्यूमिडिफिकेशन का अ, मालूम हो गया, लेकिन हीटिंग किस तरह हो रहा था वो नहीं मालूम था। अब ओके समझ आया। ठीक। ओके ठीक है। नो, द नेक्स्ट प्रोसेस इज, वो उसी फिगर से या उसी को भी मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, लेकिन पहले ये दो प्रोसेस हम रीड कर लेते हैं जो अभी पढ़े हैं, ठीक है? अच्छा,
इससे पहले जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया दैट वाज कूलिंग एंड dehumidification process. As the name applies, during this process the temperature, the air temperature drops and the humidity increases, the humidity level increases. The condition for this process, or this process is done by spraying the cool water in air with the given condition. या कूल वाटर स्प्रे कर ले या वाटर कूलर में जो फिनोमेना है वो आप करें तो ये होगा। और इसमें वाटर की टेम्परेचर ईयर की ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम होनी चाहिए जो ईयर एंटर हो रही है टेम्परेचर टी नॉट के साथ, और वो ज़्यादा होना चाहिए ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से, क्योंकि अगर ये कम हो जाए तो ह्यूमिडिफिकेशन की बजाय ड्यूह्यूमिडिफिकेशन पॉसिबल है। ठीक है ना? तो ये यस। उसका कंडीशन है और ये हमने अभी डिस्कस कर दिया है। द नेक्स्ट प्रोसेस इज द हीटिंग एंड ड्यूह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, ये अभी डिस्कस कर चुके हैं हम। In this process, the air dry bulb temperature increases and its humidity decreases. This can be done by using the hygroscopic material such as silica gel, okay, which absorb the moisture content from the air. If this process is thermally isolated, then the enthalpy of the air remains constant. As a result, the temperature of the air increases as its moisture content decreases. सर वो स्लाइड चेंज करें। वो क्यों, वो स्लाइड चेंज नहीं हो गया? नहीं हुआ है सर। अच्छा, अभी 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 हो गए नजर आ सर। रहे? जी अच्छा सर। ठीक है, बस वो फिर आप खुद रीड कर ले, ठीक है ना? द नेक्स्ट प्रोसेस इज द मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है? मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम कहाँ पर होती है? एयर कंडीशनर में क्या होता है? एयर आती है पैनल के थ्रू एपोरेटर के साथ कंटिक बनती है और दोबारा रूम के अंदर जाती है। तो जो जो दोबारा रूम के अंदर जाएगी उस ईयर की टेम्परेचर काफी लो होगी और वो डीह्यूमिडिफाइड ईयर होगी। तो वो जब रूम के ईयर के साथ मिक्स होगी तो वो रूम की ईयर ऑलरेडी इनिशियली हाई टेम्परेचर पर और ह्यूमिड ईयर है। तो ह्यूमिड और हाई टेम्परेचर ईयर लेस ह्यूमिड एंड लो टेम्परेचर ईयर के साथ मिक्स हो रही है, तो उस मिक्सचर की प्रॉपर्टी किस तरह इफेक्ट होगी जब ये दोनों मिलेंगे, तो उसकी डिस्कशन हम इसमें करेंगे। ठीक है ना? यस सर। अच्छा, ये जो सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग होती है ना, जो वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल हमने डिस्कस किया था, उसमें होता क्या है कि एयर बिल्डिंग से आती है एयर हैंडलिंग यूनिट में और दूसरी तरफ से सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट आता है। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट यूटिलाइज करके सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट पर हम करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और वो आता है एयर हैंडलिंग यूनिट को। एक तरफ से एयर आती है बिल्डिंग से एयर हैंडलिंग यूनिट को दूसरी तरफ से, और फिर उसमें हीट एक्सचेंज होता है। ठीक है? तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट दोबारा चला जाता है चिलर को और ये ट्रीटेड एयर जाती है बिल्डिंग को दोबारा। तो जब ये बिल्डिंग को जाती है तो बिल्डिंग के मुख्तलिफ लोकेशन पर जब ये जाती है तो उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और होती है, और बिल्डिंग के अंदर एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ईयर जो होता है उसकी प्रॉपर्टी कुछ और होती है। तो जब वो दोनों मिक्स होते हैं तो मिक्सचर डिफाइन करती है कि उस मिक्सचर का क्या इम्पेक्ट आएगा, उसकी मिक्सचर की जो कम्बिनेशन बनेगी उस ईयर की प्रॉपर्टीज क्या होगी, वो जो है हम इस प्रोसेस के दौरान डिस्कस करेंगे। सो मिक्सिंग ऑफ ईयर स्ट्रीम्स की जो प्रोसेस है, जब हम मिक्स करते हैं दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाली ईयर को, तो उसकी जो एनालिसिस है वो क्या है और इम्पेक्ट क्या आएगा, प्रॉपर्टीज किस तरह इफेक्ट होगी, इसकी डिस्कशन इसमें हम करेंगे। ठीक है? So mixing of air is a common process in air conditioning. The mixing process can take place with or without condensation of moisture. पहले हम विदाउट कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर डिस्कस करेंगे और फिर विद कंडेंसेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है? मिक्सिंग विदाउट कंडेंसेशन, और उसके लिए मैं ये फिगर जो है वो उधर पेंट फाइल पर ले जाता हूं, और फिर इसके अलावा दूसरा फिगर भी है। ठीक है? सो अगेन लेट्स गो टूवर्ड द पेंट फाइल और उधर फिर डिस्कस करते हैं। नो
You can read this or not? Is this readable or not? जी सर। Yes, sir. Readable. Okay, so this is the second figure, and this is actually its analysis. Okay, adiabatic mixing of air streams, and its setup is given in this 16.52a. In this is that setup for the mixing of two streams of air. One is this one, and this 2 is representing the second stream. So the first stream has mass m1, its enthalpy is h1, and its specific humidity is omega 1. And the second stream has mass m2, its enthalpy is h2, and its specific humidity is omega 2. They are mixed and we are getting zero point 0.3. No, zero point 0.3 has mass m3, its enthalpy is h3 and omega 3. Now what will happen in this process? So first read this first paragraph, then we will analyze it. Okay, so when two quantities of air having different enthalpies and different specific humidity are mixed, the final condition of the air mixture depend upon the masses involved. What does it mean? It means that the final mixture property which are we getting at zero point 0.3 depend on the mass coming of the air stream 1 and the mass coming of air stream 2. If let's say the mass coming of air stream 1 is high as compared to stream 2 mass, then the properties of the mixture at 3 will be closely resembling the air stream 1 properties. And similarly, if the properties are the stream 2 has the high mass as compared to M1, then the property or the mixed air properties will be resembling more closely toward point 2. In other words, जो आएगा impact, this point 3 will either shift toward 1 or it will shift toward 2 depending on the mass coming at point 1 or stream 1. अगर ये बहुत ज्यादा है तो ये point 3 इसके करीब आ जाएगा इधर. अगर इस stream 1 की मास कम है यहां पर और stream 2 की ज्यादा है तो उस केस में क्या आएगा, ये मास अगर ज्यादा है stream 2 की तो ये point 3 इसके करीब आ जाएगा. क्यों, किस तरह, ये एनालिसिस से अभी हमें पता चल जाएगा. हमने कंसिडर क्या किया है, 2 ईयर स्ट्रीम है 1 and 2. They are mixing adiabatically shown in this figure A, and its psychrometric chart representation is given in this figure B. So 2 is at this property and stream 1 is at this property. When they are mixed, we get property of the mixed air at 0.3. Now, if we analyze the mass balance of the air, so the air is coming with mass m1 from this side and with mass m2 from this side. They are mixed, so according to the law of conservation of mass, the mass remain conserved, so m1 plus m2 will be equal to m3 actually. So this is one equation. Now the energy balance equation, since this is adiabatic process, we have considered the mixing as adiabatically. So what will happen, that no heat will leave this tube and also no heat will enter this tube. So the air is coming with enthalpy H1. So we will have M1 into H1 coming with stream 1, and secondly the stream 2 is coming with M2 into H2, and the final mixture enthalpy is H3, so this will be actually equal to M3 into H3. ये बन जाएगा.
और ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। समझ रहे हो या नहीं? बिल्कुल सर। अच्छा, नो फॉर द मास बैलेंस ऑफ वाटर वेपर, अगेन वही प्रोसीजर है जो हमने किया था उस प्रोसेस के अंदर। m1 of specific humidity, you will multiply it with the specific humidity of the air. Omega 1 is specific humidity of stream 1 and its mass is m1. Similarly, m2 is the mass of stream 2 and its specific humidity is 2. So they are coming and mixing 8.3. So the final mass of the water vapor associated with the mixture is omega 3 into m3. So you will get this equation. ठीक है? यस सर। क्लियर है या नहीं? क्लियर है So सर। you will substitute m3 value from equation 1 in equation 2. So what you will actually get, you will get this equation, because m1h1, this term is over here, also here, m2h2 is here, also here, and instead of m3 we have written this value. So with h3 this term will come. Now what you will do, you will separate the m1 parameter on one side and m2 parameters on other side. So actually in this step this has been done. Okay, and then in next step you will take out m1 as a common from left side and m2 as a common from right side, and you will actually get this final equation. Now from this equation I will explain that how the properties of the mixture depend on the mass of the incoming streams. Okay, so let's say if I take m1 as 0, if I consider this equal to 0, let's say m1 is 0, then what will happen? If m1 is 0, then m1 divided by m2 will get equal to 0, so the left side will be equal to 0. And again, when you multiply this denominator with the 0, you will get it equal to 0, and on the right side you will get this value, h3 is minus h2, and this will lead to what? h2 will be equal to h3. समझ रहे हो? यस जी सर। सर। अब इसका मतलब क्या है? m1 जब 0 था तो h3 जो मिक्सचर का स्टेट है वो कहां पहुंच गया है? वो इस पॉइंट पर पहुंच गया है। इधर देख ले, h2 के बराबर आ गया या नहीं? आ गया या नहीं? आ गया सर। यस इस सर। इस तरह है ना। तो मतलब ये है कि यहां से कुछ इंटर नहीं हो रहा था, इसलिए m1 0 था। तो मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है इसके मास पर। अब अगर मैं इस m2 को 0 कर दूं तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? If I put this m2 equal to 0 and let's say I multiply it with this side, then this parameter will get 0 and I will get m1 into h1 minus h3 equal to 0. इस तरह आएगा, इस तरह आएगा या नहीं? बिल्कुल सर आएगा। जी सर। जी सर। Now dividing m1 on both sides you will get h1 minus h3 equal to 0, and this will lead to h1 will be equal to what? h3. h3। नो, जब ये h3 इस पॉइंट पर जा रहा है तो ये किस पोजीशन पर जा रहा है? व्हेन m2 इज 0। मतलब ये कि यहां से अगर कुछ इंटर आप ना करे तो वो मिक्सचर की प्रॉपर्टी बन जाएगी। अब जितना अमाउंट ज्यादा होगा ये 3 पॉइंट उस तरफ शिफ्ट होता जाएगा। अगर m1 ज्यादा है तो ये 3 इस साइड पर ज्यादा होगा, ज्यादा इसके करीब होगा। अगर m2 ज्यादा है तो ये इस साइड पर ज्यादा करीब होगा। समझ रहे हो? जी सर। अच्छा, so this is the discussion regarding the mixing of air stream without condensation. इसमें एयर वही मॉइस्ट एयर है, इससे कोई मतलब वाटर कंटेंट नहीं निकल रहा। ठीक है ना?
जी समझ रहे हो सर। ना? मतलब मिक्सचर पर डिपेंड करता है कि इनकमिंग ईयर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है। दोनों जब मिक्स होंगे तो उस हिसाब से उसकी मॉइस्चर लेवल जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। इसी तरह इसके इक्वेशन ओमेगा के फॉर्म में भी है, वो भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एक मिनट। तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देख लें। अगर M1 को आप जीरो के बराबर ले ले तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा और ओमेगा 3 जो है ओमेगा 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना? तो ओमेगा 3 उस लेवल पर चला जाएगा। सही है। यस सर। अच्छा, this is the process of adiabatic mixing of two-year stream without condensation. Now if we consider the mixing process in which the mixture that will be formed is such that result in the condensation of the moisture content in the mixed air, then what will happen? ठीक है, उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो एक नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर पेस्ट करूंगा। ठीक है, अच्छा, this is its representation and its explanation is another slide, तो वो उधर से कर लेते हैं। अच्छा, is this clear and is this readable? यस सर। Okay. The condition for mixing of airstream with condensation is that what is the requirement for doing this process? The first requirement is that you will mix two different airstream. The second requirement is the properties of the airstreams. So if you are interested to do the mixing with condensation, you will add a large quantity of let me read the slide so that uh, mix with the high relative humidity. अच्छा, जब when you add a large quantity of very low temperature moist air with a small quantity of very humid or very high relative humidity air, then the possibility is that the mixture will result in the condensation of the moisture content. ये क्यों क्यों होगा इस तरह? Why this will happen? Why? When the large quantity of the very low temperature air 8.1, ये टेम्परेचर इसका सबसे कम है या नहीं है? कम है इसका सर। टेम्परेचर कम है ना, बहुत कम है। ठीक है, इस लेवल पर है। एंड दिस एयर स्ट्रीम 2 इज एट दिस लेवल एंड इट्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई। इसका मतलब ये कि पॉइंट 2 पर जो एयर है ना वो बहुत ह्यूमिड है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आप अगर उसकी देख ले तो बहुत हाई लेवल पर है। ठीक है ना? तो जब यस। बहुत लार्ज क्वांटिटी में आप इस लो टेम्परेचर एयर को इसके साथ मिक्स करेंगे तो मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी होगी वो किसके करीब होगी? इस पॉइंट 1 के करीब होगी या नहीं? करीब होगी या नहीं, ये अभी डिस्कस किया है ना कि मास पर डिपेंड करता है फाइनल मिक्सर की स्टेट। जिसकी मास ज्यादा होगी उसके करीब। हाँ, तो इसके करीब ज्यादा होगा ना। तो यहां पर देख ले, अगर थोड़ा सा भी ये इस तरफ आ जाए ना इस स्ट्रेट लाइन पर, तो ये इस सिचुएटेड लाइन से बाहर निकल जाएगा। तो जब बाहर निकलेगा तो यहां पर पूरी की पूरी ईयर इस लाइन से ऑनवर्ड इस तरफ पूरी की पूरी ईयर मॉइस्ट ईयर है। और जब इससे निकलेगा तो वो मॉइस्ट ईयर सिचुएटेड होके मजीद उससे वो मॉइस्चर कंटेंट निकलेगा बाहर।
ठीक है ना। यस सर। 100% सिचुरेशन के बाद ऑनवर्ड उससे जो ह्यूमिडिटी है वो निकलती है, ठीक है ना। तो जब आप मिक्स करेंगे ना तो आपके पास फाइनल स्टेट यहां पर बन रहा है, इस पॉइंट 4 के ऊपर बन रहा है या नहीं। बिल्कुल बन रहा है सर। अच्छा, ये बन रहा है। तो क्या काम होगा, काम आप या जो क्या इम्पैक्ट होगा, द इम्पैक्ट विल बी दे टू phases will form. One will be pure water and the second will be a saturated air. Saturated air होगी या नहीं, यस यहां सर। पर saturated air होगी ना इस पॉइंट 4 के ऊपर, एंड द नेक्स्ट विल बी द ह्यूमिडिटी और द वाटर कंटेंट। तो डुअल फेज बन जाएगा, इससे पानी बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल सर निकल। ठीक है। And what will happen, this water is coming from which state, this is coming from steam, steam से निकल रहा है या नहीं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, इधर तो सर पॉइंट फोर कहाँ पे सर, हमें तो ये पता नहीं अच्छा इसको मैं जूम करता हूँ, ठीक है, अभी क्लियर है। सर। अभी स्लैट चेंज हो गया ये सर। ये है ना यार, ये अब देख रहे हो या नहीं, ठीक है सर। अभी क्लियर है। यस सर। अच्छा तो सर बस ये अब देख, इसको सर थोड़ा नीचे करें। अभी सही है। जी सर अभी ठीक हो। अच्छा, no, this water is which is in the liquid form is coming from which state, from the steam level, ये भी मैंने डिस्कस किया है ना। यस सर। तो स्टीम से आप लिक्विड वाटर लेते हैं तो उससे आप ये इस अमाउंट में ये जो हीट है ये आप निकालेंगे या नहीं, निकालेंगे ना। सर निकालेंगे। अच्छा, एंड दिस प्रोसेस इज व्हाट, एडियाबेटिक मिक्सिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। एडियाबेटिक मिक्सिंग है या नहीं, ये देख ले कंट्रोल वॉल्यूम के इर्द गिर्द ये जो फिन्स से बनाए हुए हैं, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एडियाबेटिक मिक्सिंग। तो कहने का मतलब ये है कि जब इससे ये हीट निकलेगा तो ये हीट इससे बाहर नहीं जा सकती, जा सकती है या नहीं। नहीं जा सकते। तो ये लिक्विड भी आपको मिल रहा है डुअल फेस में और हीट भी निकल रहा है, तो वो हीट एक्चुअली क्या करेगी, वो उस सिचुरेटेड ईयर को क्या करेगी, हीट करेगी। तो फाइनल स्टेट ईयर की जो मॉइस्ट ईयर की स्टेट होगी वो 0.3 पर आ जाएगा। ये एग्जैक्टली अभी जो हमने वो प्रोसेस किया है ना, हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, जिसमें हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल हम यूज कर रहे थे, यस सर। वही चक्कर इसमें भी इन्वॉल्व है, ठीक है ना। यस सर। और जो फॉग फॉर्मेशन है ना वो एग्जैक्टली इस फिनोमेना से होता है। कोल्ड ईयर जो है बहुत ह्यूमिड ईयर के साथ जब मिल जाती है तो वो उसमें जो उस ईयर के अंदर जो वाटर कंटेंट होता है वो आपको धुएं की फॉर्म में आपको नजर आता है। समझ रहे हो ना, जो अमूमन बारिश होती है ना और उसके एक दिन बाद जब वो सूरज निकलता है, तो जब सूरज निकलता है तो वो सरफेसेस से वाटर एवोपोरेट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन ईयर इतनी ठंडी होती है कि जो ही वो एवोपोरेट होती है ना तो वो अपने वो मॉइस्चर की जो जो ड्यूमिडिफिकेशन है, ईयर ऑलरेडी सिचुरेट हो जाती है और उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो मजीद बढ़ के उसका टेम्परेचर भी बहुत लो होता है, तो वो फॉग फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। हेलो, जी सर। समझ रहे हो या नहीं। सर जी, जिसे हम लड़ा कहते हैं सर, वो भी इस तरह के होते हैं। دون ورته مونږ نه وایو مړه د پښتو کې دا په دغه کې چې په دا اکثر له یخنۍ کې چې دا باران وشي او نور روغی جاغه دون شان جوړ شي। जी सर। ये मोटर वेज वगैरह पर भी आप लोगों ने देखे होंगे जहां पर वो नहर वगैरह होती है, अब वाटर बॉडी होती है, सो उस रीजन में ज्यादा धुन बनती है मोटरवे के ऊपर, यस सर। ठीक है ना। तो जी ये सर। एग्जैक्टली वो फिनोमेना है। ठीक है सर। इससे कोई भी थ्योरेटिकल पार्ट आ सकते हैं, ठीक है, ये ट्रिक्स वगैरह आप इसमें से समझ ले,
दोबारा रीड कर ले या देख ले, ठीक है ना। ये थोड़ी ठीक सी है सर। मुश्किल है, बाकी सैंपल भी। बस समझ आपको आना चाहिए, बाकी एक बार आप अगर समझ ले तो एक बार रीड करके सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इंशाल्लाह। अच्छा, विद दिस एक्चुअली लास्ट वीक जो टास्क था वो हमने कवर किया है, एंड वी विल नो गो टूवर्ड द दिस वीक पोर्शन पार्टली, 2-3 स्लाइड पढ़ेंगे और फिर जो है हम स्किप कर देंगे उस कमिंग वीक में, फिर इंशाल्लाह मजीद डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट रीड दी स्लाइड के क्या हमने पढ़ा है और फिर वो नेक्स्ट वीक की वो करते हैं, ठीक है। तो मिक्सिंग विद कंडेंसेशन हमने पढ़ा, मिक्सिंग विदाउट कंडेंसेशन ये डिस्कस कर दिया एग्जैक्टली पेंट फाइल से, ये एनालिसिस भी कर दी और इससे मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हाउ द masses being mixed affect the properties of the mixed year. We discussed that also. Then we discussed the mixing with condensation, and I have explained this figure. The requirement for this is that you will actually mix large quantity of very low temperature moist air with the small quantity of high relative humidity air. Then the mixture will be such that it will be in the dual phase, and one of the two phases will be the liquid water and the second will be the saturated air. And actually that liquid phase will be found by rejecting or by removal of the superheated heat from the steam, and that heat will actually heat the air, and the air will be heated and will be saturated, and we will also get the liquid water in this process, ठीक है। यस सर। और ये स्लाइड आप फिर खुद रीड कर लें। सो विद दिस this all these slides are finished, then we will introduce the next topic, and we will also cover that topic completely in the next week, okay। तो दूसरा फाइल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसमें से 2-3 स्लाइड हम पढ़ेंगे और फिर अ, इसको वाइंड अप करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का इससे रिलेवेंट तो आप पूछ ले, एनी क्वेश्चन। Okay, so let me share that other slide. अच्छा, वो 1 मिनट में ओपन कर दूं फिर। Is this shared with you or not? यस सर, शेयर। अच्छा, what is the topic name? टॉपिक नेम क्या है? कूलिंग एंड हीटिंग लोड कैलकुलेशन, एस्टिमेशन ऑफ सोलर रेडिएशन। अच्छा, ऑनवर्ड इसके बाद सारी डिस्कशन जो है लोड कैलकुलेशन से होगी। लोड कैलकुलेशन किसे कहते हैं? आम तौर पर आप लोड किसे कहते हैं कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा लोड है? आप अमूमन जब आप एग्जाम देते हैं ना, आप कहते हैं कि बहुत बर्डन है मेरे ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, ठीक है ना। जी सर। तो कूलिंग लोड का क्या मतलब है कि कूलिंग कास्ट करने की जिम्मेदारी, और ये किसके ऊपर आएगी? इक्विपमेंट के ऊपर आएगी या नहीं एयर कंडीशनर के ऊपर? एयर ठीक है ना। कंडीशन। तो एयर कंडीशनर की द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एयर कंडीशनर is, in simple word, it is the responsibilities of air conditioner. No, what is the cooling load? It's the responsibility of air conditioner in summer season, because we are actually doing the cooling in summer season, ठीक है ना।
And what Yes. is the heating load? It's actually the responsibility of the air conditioners in winter season, because we need to add heat into the conditioned space. Okay, and this is its calculation is required because there are certain advantages through this calculation that we get from the calculation of the cooling and heating load. But there are various aspects of the cooling and heating load calculation. In today's lecture, we will only focus on estimation of solar radiation. Why is the estimation of the solar radiation important? Why? Because this directly impact the cooling load. ठीक है ना? गर्मी किस वजह से आती है? सोलर रेडिएशन से आती है ना? सन पर क्या बिल्कुल। होता है? फ्यूजन रिएक्शन होती है, and because of the fusion between the hydrogen, the energy is produced at a very high temperature, and that high temperature energy in the form of heat reaches the earth through the radiations, and that actually heat up the materials. So in summer season, they will kind of heat, they will provide heat to the building which we want to condition. So its estimation is very important, because the major load contributor of the room on the air conditioner is due to solar radiation. Now you know that बिल्डिंग स्ट्रक्चर में आपके पास डोर्स होते हैं, दीवारें होती हैं, ठीक है, विंडोज होते हैं, उसमें ग्लासेस होती हैं। तो सोलर रेडिएशन जब आती है, दीवारों के साथ टकराती है, तो उसमें कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ एब्जॉर्ब होती है। इसी तरह विंडोज के थ्रू ट्रांसमिट भी हो सकती है, रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, और विंडो एब्जॉर्ब करके रूम के अंदर भी भेज सकती है, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to know how much of the solar radiation will fall on the given room, and how much of it will be absorbed, and how much of it will be reflected, and what is the orientation of the room with respect to the solar radiation. अगर आम तौर पर आप लोगों ने महसूस किया हो, एक ही लोकेशन के ऊपर एक ही बिल्डिंग होगी, लेकिन कुछ रूम की ओरिएंटेशन कुछ तरह से होगी, बाकी रूम्स की ओरिएंटेशन दूसरी तरफ से होगी। और आम तौर पर आप महसूस भी करते हैं कि एक टाइम के ऊपर एक रूम दूसरी रूम की निस्बत ठंडी होती है। महसूस किया है आपने ये या नहीं? सर बिल्कुल होता है। हाँ, तो ये क्यों सर होता होता है? है दैट इज बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द सर। रूम विद रिस्पेक्ट टू द सोलर रेडिएशन। लेट से एक ऐसे रूम में आप बैठे हैं जिसमें विंडोज डायरेक्टली फेस करते हैं आपके सोलर रेडिएशन को, तो उस रूम के अंदर आप जब बैठेंगे तो आप बहुत गर्मी महसूस करेंगे, उसमें टेम्परेचर ईयर का बहुत हाई होगा। लेकिन अगर उसी रूम की ओरिएंटेशन आप चेंज कर दे, वो विंडोज उसी ओरिएंटेशन में किसी दूसरे वॉल के अंदर आप लगा दे और उसमें आप बैठ जाएं, तो वो जो है उस केस में ईयर की टेम्परेचर उतनी ज्यादा नहीं होगी, ठीक है ना। इसी तरह उसी लोकेशन के ऊपर आप जो दीवार लेट से ईस्ट पर बना है, दूसरा वेस्ट पर बना है, तीसरा नॉर्थ और चौथा साउथ पर बना है, उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दे, मतलब थोड़ा सा साउथ ईस्ट और उसके बीच बना दे एक दीवार, दूसरा दूसरी डायरेक्शन में बना दे, तो उस केस में भी आप जो है इसके साथ खेल सकते हैं, इस सोलर रेडिएशन की इंपैक्ट कम ज्यादा कर सकते हैं ऑन द कूलिंग लोड, एज वेल एज you can reduce the heating load also, ठीक है ना। यस सर। अच्छा, so this is important, ठीक है। so the question arises why we want to do the load calculation. There are certain advantages. The first advantage is, with the proper load calculation, you can estimate how much tonnage capacity of the given air conditioning equipment will be required for that building or for that room. Because if you do not perform any load calculation and you randomly pick an air conditioner
then with the given air conditioner, two possibilities are possible. ठीक है, the first possibility is that the selected equipment is of high tonnage capacity, and the second possibility is that it is of low tonnage capacity as compared to the required tonnage capacity. ठीक है, तो दोनों सिचुएशन जो है आपके लिए इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी सही डिसीजन नहीं होगी, क्योंकि ज्यादा टनेज कैपेसिटी इक्विपमेंट आप इंस्टॉल करेंगे, इट्स कैपिटल कास्ट विल बी हाई बिकॉज उसमें कंप्रेसर और बाकी कंपोनेंट्स जो है महंगे होंगे। ठीक है, अगर लो टनेज, और दूसरी बात है कि उसको चलाने में भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज्यादा चलेगी, रिक्वायर्ड होगी, सो ऑपरेटिंग कास्ट विल आल्सो बी हाई। द सेकंड पॉसिबिलिटी, इफ अगर लो टनेज कैपेसिटी आप लगा दे तो उसका डिसएडवांटेज ये आ जाएगा कि आपके पास रूम के अंदर थर्मल कंफर्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। ठीक है, सो द बेस्ट अप्रोच इज कि आप प्रॉपरली उसका लोड कैलकुलेट करें कि रूम के अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस हो सकती है, वो पूरी की पूरी आप कैलकुलेट कर दे और फिर उस बेसिस पर आप जो मोस्ट ऑप्टिमम टनेज कैपेसिटी है वो वाली इक्विपमेंट आप रूम के अंदर लगा दे। ठीक है ना? हेलो जी सर। अच्छा, so by carrying out the cooling and heating load calculation, one can estimate the capacity that will be required for various air conditioning equipment. The second advantage is this, with the cooling and heating load calculation, one can ensure that the design or selected equipment can serve the intended purpose of maintaining the required condition in the conditioned space. Okay, this is the second advantage. The third one is the energy consumption and the operating cost can be optimized with the cooling and heating load calculation. ठीक है ना? And then we have the cooling load and heating load. वो already defined किया है. The cooling load refer to the load on air conditioning equipment in summer season, while the heating load refer to load on air conditioning equipment in winter season. ठीक है ना? क्लियर है या नहीं? जी सर। सर एक क्वेश्चन है। जी जी जी। सर ये लोड कैलकुलेशन हम सिर्फ एयर कंडीशनिंग के लिए करते हैं, एयर कंडीशनर के लिए? क्या मतलब एयर कंडीशनर? मतलब सिर्फ हम एयर कंडीशनर के लिए ये लोड कैलकुलेशन करते हैं कि नहीं, दूसरा भी कोई ऐसा इक्विपमेंट है कि जिसके लिए हम कर सकते हैं? एयर कंडीशनर आमतौर पर क्या किसे कहते हैं? एयर कंडीशनर हर वो टेक्नोलॉजी है जिसमें एयर की प्रॉपर्टीज आप चेंज करते हैं। ठीक है ना? तो वो जी सर। समर सीजन में भी आप कर सकते हैं, विंटर में भी आप कर सकते हैं, बट वी आर रेफरिंग दिस विद द थर्मल कंफर्ट, सो दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग द कूलिंग एंड हीटिंग लोड कैलकुलेशन। ठीक है ना? ठीक है सर। आपका क्या क्वेश्चन है स्पेसिफिक, मतलब किसी सर हम दूसरे जो सोर्स? ये रूम में हम सर ये एयर कंडीशनर लगाते हैं ना, हाँ, तो इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इस तरह और भी ऐसे कोई इक्विपमेंट्स है जो हम लगाते हैं कहीं? तो रूम का भी आप कर सकते हैं, या लेट से रेफ्रिजरेटर का आप करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में सब्जियां वगैरह आप रखते हैं, उसकी अपनी स्पेस है। ठीक है, तो उसमें कितनी हीट उन सब्जियों से वो निकालेगा, वो करते हैं। तो सारी जो एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स है ना, उससे रिलेवेंट जिस स्पेस की आप एयर कंडीशनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से जिस इक्विपमेंट से आप करेंगे तो उस इक्विपमेंट के ऊपर वो स्पेस की क्या लोड आएगी, वो बेसिकली आपका लोड कैलकुलेशन है। ठीक है सर। अच्छा, नो व्हाट आर द सोर्सेज? जी जी सर जी, जी वाटर जी। कूलर भी इसी इक्विपमेंट में आता है ना, हाँ एयर कंडीशनर? जी, तो उसका भी आप कर सकते हैं, उसका भी कर सकते हैं ना। वाटर कूलर आप रूम के अंदर ही लगाएंगे ना वाटर, और आप देखेंगे कि रूम के अंदर सोर्सेज ऑफ हीट जनरेशन क्या है, उसमें ये ही सोर्सेज है जो अभी स्लाइड पर आपको दिख रहे हैं। ऑक्यूपेंट से आप ह्यूमन बॉडी से हीट कंटिन्यूसली रिजेक्ट होती है। दूसरा सर जो है जी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं। जी सर जी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब हम वाटर कूलर खरीदते हैं तो इधर तो हम टनेज की बात नहीं कर रहे,
जो तो हम पावर की बात कर रहे हैं, कितने वाट की है ये चीज? तो टनेज की बात भी आप कर सकते हैं ना, टनेज की बात आप कर किस सकते तरह? हैं ना। वहां पर ये, हम जब भी इधर सिर्फ वाट वाट हम दिखाना चाहते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, टनेज, वही सबसे पहले आप मुझे ये बता दें टनेज क्या चीज है। जितना हीट सर हाँ, करेगा सर। रूम से रिमूव करेगा। अब इसमें दो चीजें इन्वॉल्व है, ठीक है, वाटर कूलर में। वो जी सर। हीट रिमूव भी करता है और हीट एड भी करता है। हीट रिमूव ईयर से सेंसिबल हीट रिमूव करता है, लेकिन लेटन हीट उसमें एड भी करता है, ठीक है ना। जी तो सर। कंबाइन आप देखेंगे कि कौन सा ज्यादा है, ओवरऑल आप फिर वो बता सकते हैं कि क्या इम्पेक्ट आता है, ठीक है ना। सही, ठीक। अच्छा, उसका लोड कितना है, सेंसिबल कितना निकालेगा, वो लोड भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और लेटन, अगर लिड से जो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो थर्मल कंफर्ट लेवल से लो है, तो आप तो उस इसमें बढ़ा सकते हैं ना, ईयर 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 वाटर कूलर में। तो वो कितना आपने बढ़ाना है वो लोड भी आपका इसमें आप बता सकते हैं, ठीक है ना। वो तो रिप्रेजेंट डिपेंड करेगा सर कितना। तो वाटर कूलर में तो रेफ्रिजरेंट यूज ही नहीं होता ना, वो वाटर ही होता है, वो क्लोज सर्किट तो नहीं है। वाटर आप पानी फेंकते हैं ना ऊपर से और वो नीचे आता है, तो ऑपरेशन होती है उस वाटर की, ठीक है। एज अ रेफ्रिजरेंट आप कह सकते हैं, लेकिन उस तरह नहीं है जो जिस तरह वेपर कंप्रेशन में होता है। सही। अच्छा, नो, द सोर्सेज आर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आल्सो। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस क्या है, एग्जांपल दे दे किस तरह वो हीट प्रोड्यूस करती है। पहला जो डिवाइस है जिसको अभी मैं यूज कर रहा हूँ, दैट इज माय लैपटॉप, ठीक है। इसके जो पंखे के सामने जो पैनल है, उसके सामने आप हाथ रखे अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, या नीचे बॉटम पर आप हाथ रखे तो वो बहुत गर्म होगा, ठीक है। दे आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग हीट। इसके अलावा लाइटिंग सिस्टम होती है बिल्डिंग के अंदर, वो लाइटिंग सिस्टम से लाइट इमिट होती है, वो आगे जाती है सरफेस के साथ टकराती है, कुछ एब्जॉर्ब करती है सरफेस, कुछ रिफ्लेक्ट करके दूसरे सरफेस पर गिरती है। अल्टीमेटली वो लाइट हीट के फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसी तरह पंखे वगैरह आपने लगाए हैं, उसमें भी हीट फिनोमेना क्रिएट होता है। एक तो ईयर की फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होगा, दूसरा वायर्स वगैरह जो उसके फैन के मोटर के साथ होते हैं उसमें हीट होगी, ठीक है। जो वो जो पेडिस्टल फैन आप यूज करते हैं ना, उसके वो पीछे जो पंख जो मोटर का जो ढक्कन होता है उस पर अगर आप हाथ रखे तो वो बहुत गर्म होता है। कभी महसूस किया इसको या नहीं? यस सर। Acha, that is actually the electrical energy is converted into heat, and that if that pedestal fan is inside the room, that will add up heat to the room, and that will become the part of the cooling load on the equipment. Okay. The third load source is air infiltration. Infiltration is actually the leakage of air from the surrounding to the room. अब लीकेज के मुख्तलिफ सोर्सेज है। लेट से आपका आपने रूम का दरवाज़ा सही बंद नहीं किया है, या आपने रोशनदान थोड़ा सा खुला छोड़ा है, ठीक है, या विंडो के अंदर कोई सुराख वगैरह है, तो बाहर से ईयर जब आएगी तो वो ईयर मुख्तलिफ प्रॉपर्टी की होगी। अंदर ईयर, अगर आपने एक इक्विपमेंट लगाया हुआ है एयर कंडीशनर, वो थर्मल कंफर्ट पर है, तो जब सराउंडिंग ईयर आएगी तो उस से भी वो एयर कंडीशनर वो हीट निकालेगा, तभी जाके वो थर्मल कंफर्ट लेवल पर जाएगा। तो ईयर इन्फिल्ट्रेशन भी लोड का एक हिस्सा है, ठीक है। देन द फोर्थ वन इज द सोलर रेडिएशन। और ज्यादा कूलिंग लोड का जो रोल है वो सोलर रेडिएशन का है, और इस लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे एज अ कूलिंग लोड ऑन इक्विपमेंट। ये सोलर रेडिएशन हीटिंग लोड का हिस्सा बन सकता है या नहीं? जी,
हीटिंग लोड का ये हिस्सा बन सकता है या नहीं? यस सर, बन सकता है। किस तरह? सर ये जो पर्दे लगे होते हैं ही रूम में सर, तो हीटिंग लोड में ये एक्चुअली फेवर देगी आपको। हीटिंग लोड का क्या मतलब है कि आपने ईयर को कितना हीट करना है, कि इक्विपमेंट ने कितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी है कि वो ईयर तक कंफर्ट लेवल पर आ जाए। तो जब सोलर रेडिएशन रूम के ऊपर पड़ेगी वो एक्चुअली हीटिंग ही करेगी, तो ये आपको फेवर देगी लोड कम करने में। जी सर। ठीक है ना? अच्छा, heating and cooling load due to solar radiation. It is important to understand the various aspects of solar radiation because, number one, a major part of the building heat gain is due to solar radiation. Hence, an estimate of the amount of the solar radiation the building is subjected to is essential for estimating the cooling and heating load on the building. ठीक है, क्योंकि ज्यादा लोड इस वजह से आता है, तो बिल्डिंग कितना सब्जेक्टेड है इस लोड को, वो एस्टिमेशन ज्यादा जरूरी है ताकि हमें पता चल सके और हम एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सके। ठीक है, एंड द सेकंड वे ऑफ डिस्कसिंग द सोलर रेडिएशन इज that is given in point number 2, that by proper design and orientation of the building and selection of suitable material, it is possible to harness solar energy beneficially. This can reduce the overall cost, initial and operating of the air conditioning system considerably by reducing the required capacity of the cooling and heating equipment. इस पॉइंट की समझ आ रही है या नहीं? पॉइंट 2 समझ चुके हैं या नहीं? जी सर। इसका मतलब ये है ना पॉइंट 2 का, कि जब सोलर रेडिएशन आप उसको एनालाइज कर दे और आप उस हिसाब से बिल्डिंग की ओरिएंटेशन और इस तरह रखे कि उस पर मिनिमम अमाउंट में सोलर रेडिएशन फॉल होती है या गिरती है, तो एज अ रिजल्ट लोड रूम के अंदर कम क्रिएट होगा इक्विपमेंट के ऊपर। तो उसका फायदा हमें यह मिलेगा कि कम कैपेसिटी वाला एयर कंडीशनर रूम के अंदर आप लगा के थर्मल कंफर्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। कम कैपेसिटी से आपके पास उसका कैपिटल कॉस्ट भी कम आएगा और उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी, तो आपको फायदा मिल जाएगा। तो इसको इसलिए भी हम डिस्कस करते हैं कि वो किस ओरिएंटेशन में या किस पोजीशन पर रूम की जो वॉल्स वगैरह हैं वो हम रख के इसको बेनिफिशियली रख के जो है हम लोड को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो यस ये सर। इसमें डिस्कस हुई है। अच्छा, I think we should discuss this in the second week or in the coming week, because अगर ये मैं अभी डिस्कस कर दूं ये टर्म और ये टर्म, फिर नेक्स्ट वीक में दोबारा इसको समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक आई है सर। यहीं से नेक्स्ट वीक में हम फिर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। ओके। अभी तक इस लेवल तक अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ ले, अदरवाइज मैं ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा। जी, कोई क्वेश्चन है? नो सर, सर क्लियर है। Okay, so let me stop the recording. थैंक यू।